My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आज से हम सभी लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि आपका एक टॉपिक है, एक यूनिट है, यूनिट नंबर 5, दैट इज मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, मापन और मूल्यांकन। इस यूनिट के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों एक टॉपिक है दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। प्रिय विद्यार्थियों, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या टेंडेंसीज, इसके अंतर्गत जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मान या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसके बारे में आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। इस नए टॉपिक को स्टार्ट किया जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, और इसके अंतर्गत आज की कक्षा में हम सभी लोग देखेंगे कि व्हाट आर द मीनिंग और डिफिनीशंस ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, and what are the importance of measures of central tendency, as well as what are the different types or methods of measures of central tendency। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम सभी लोग देखेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मान क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसको साधारण शब्दों में, साधारण अर्थों में हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मान क्या होते हैं। साथ ही साथ प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आज की क्लास में हम सभी लोग देखेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मान है, जो माप है, जो मेजर्स हैं, उनके इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, उसकी मेरिट्स क्या है, और साथ ही साथ अंत में हम लोग देखेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मान है वे किस किस प्रकार के होते हैं, या प्रमुखतः किस किस प्रकार के मानों को या किन किन मानों को हम सभी लोग प्रयोग करते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी आप सभी लोगों के लिए, जिसमें हम सभी लोग नया एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के मान या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। इससे पूर्व आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी नए वीडियोज आपके कोर्स से रिलेटेड आए उनकी सूचना आपको मिल सके। इसके लिए आप बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, बेल का आइकन ये रेड है तो उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पे ऑप्शंस आएंगे, उस ऑप्शन में से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए और उसको सिलेक्ट करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे जितने भी नए वीडियोज आएंगे, जितने भी आपके कोर्स से रिलेटेड नए टॉपिक्स के से रिलेटेड वीडियोज बनेंगे, आएंगे, उसकी सूचना आपको मिल जाएगी, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप अपने कोर्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोज पढ़े हैं, आपकी जो नीड है, आपकी जो आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग आप प्ले लिस्ट में जा करके वीडियोज को सिलेक्ट करके आसानी से देख पाएंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके सहपाठी भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके, उनके भी अध्ययन कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा न आने पाए। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपका कोई वैल्यूएबल सजेशंस है, महत्वपूर्ण सुझाव है, कोई प्रश्न है या कोई समस्या है, तो उसको आप कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस होंगे उन सुझावों का अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी करिए। और साथ ही साथ आप प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन ऑल।
चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आज की कक्षा को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। प्रिय विद्यार्थियों, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान या केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है प्यारे भाई और बहनों, उसका अर्थ क्या होता है या उससे रिलेटेड परिभाषा को हम देखेंगे, उसको हम परिभाषित करेंगे और उसके अर्थ को हम लोग साधारण भाषा में या साधारण शब्दों में देखने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज की कक्षा को, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मान है, उस केंद्रीय प्रवृत्ति के मान या माप का अर्थ क्या होता है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, यदि हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति के मान की बात करते हैं तो साधारण अर्थ में केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ होता है केंद्र की ओर झुकाव, अर्थात इंक्लाइनेशन टुवार्ड्स द सेंटर, अर्थात जो केंद्र होता है, जो सेंटर होता है, उस सेंटर की ओर झुकाव है सेंट्रल टेंडेंसी के जो शाब्दिक अर्थ है, उसका अर्थ हुआ केंद्र की ओर झुकाव या इंक्लाइनेशन टुवार्ड्स द सेंटर। तो प्रिय विद्यार्थियों, साधारण अर्थ में हम लोग बात करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मान होते हैं वह ऐसे मान होते हैं जिनका झुकाव या जिनका रुझान या जो लगभग जो सेंटर वैल्यू होती है, जो केंद्र के मान होते हैं, उसी के मान के आसपास होते हैं या उसी की तरफ उनका झुकाव होता है, उनका इंक्लाइनेशन होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान होते हैं, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज होते हैं, वे प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा मान होता है जिसके आसपास सबसे अधिक अंक होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्राप्तांक को समूह के प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति मान कहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है कि पहला तो शब्द है कि साधारण अर्थ में केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ है केंद्र की ओर झुकाव। फिर कहा जा रहा है कि प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा अंक जिसके आसपास सबसे अधिक अंक होते हैं। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो केंद्र की ओर झुकाव की बात हम लोग कर रहे थे, तो केंद्र की ओर झुकाव और एक ऐसा अंक जिसके आसपास सारे अधिक से अधिक अंक होते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान होता है, वह अंक होता है, वह प्राप्तांक होता है जिसके आसपास अधिक से अधिक अंक होते हैं। अधिकांश अंक या अधिकांश प्राप्तांक उसी मान या उसी अंक के आसपास होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है, उस मान या उस प्राप्तांक को समूह के प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति मान कहते हैं। अर्थात जो समूह है, जो ग्रुप है, उस ग्रुप में या उस समूह में जो सेंट्रल वैल्यू आती है, जो सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रल मेजर्स आता है, या वह प्राप्तांक जिसकी ओर केंद्र का झुकाव होता है, उसे हम लोग कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का मान। यदि प्रिय विद्यार्थियों साधारण शब्दों में हम लोग देखें एक उदाहरण के द्वारा, तो मान लीजिए कि एक हमारी कोई कक्षा है, एक क्लास है, उस क्लास में कुल 50 विद्यार्थी हैं और 50 विद्यार्थियों का हिंदी की परीक्षा हुई। हिंदी की परीक्षा में जो उनके संप्राप्ति प्राप्तांक या अचीवमेंट टेस्ट आए, उन अचीवमेंट टेस्ट का जो एवरेज निकाला गया प्रिय विद्यार्थियों, वो आया 65। तो 65 एवरेज आने का अभिप्राय क्या है कि कक्षा के जो अधिकांश छात्र हैं उनका जो प्राप्तांक है वो 65 है या फिर उससे कुछ नीचे है या उससे कुछ ऊपर है, लेकिन लगभग सभी मान क्या है, 65 के आसपास ही है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो यहाँ पर इस उदाहरण में जो 50 छात्रों के प्राप्तांक है हिंदी विषय के, यदि उनका एवरेज, उनका जो औसत मान आ रहा है वो 65 आ रहा है, तो उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि 65 या 65 वह प्राप्तांक है जिसके आसपास कक्षा के सभी छात्रों के प्राप्तांक या नंबर्स आते हैं। तो इस तरह से जो 65 हुआ, इस केस में, इस उदाहरण में केंद्रीय प्रवृत्ति का मान हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, दैट इज वह एक ऐसा वैल्यू होता है, एक ऐसा मान होता है जिसके आसपास जो समूह होता है, समूह के लगभग सभी प्राप्तांक उसी के आसपास होते हैं। उससे कुछ कम या उससे कुछ अधिक हो सकते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
Central tendency is a statistical measures that determine a single value that accurately describes the center of the distribution and represents the entire distribution of स्कोर्स। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, यदि इस परिभाषा को हम लोग ध्यान से देखें, इस डिफिनीशन को ध्यान से देखें, तो इसमें कहा जा रहा है कि सेंट्रल टेंडेंसी इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर। ये क्या है? एक सांख्यिकी मान है, स्टैटिस्टिकल मेजर है। दैट डिटरमाइंस अ सिंगल वैल्यू, जहां पर कोई एक मान, सिंगल वैल्यू या किसी एक मान को डिटरमाइन किया जाता है। दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिप्रेजेंट्स द इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स। अर्थात जो पूरा स्कोर है, जो समूह में सभी प्राप्तांक हैं, उन सभी प्राप्तांकों को वह रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधि होता है। अर्थात पूरे समूह के प्राप्तांकों को, पूरे समूह के स्कोर्स को वह रिप्रेजेंट करने वाला एक प्राप्तांक होता है, एक स्कोर होता है, एक वैल्यू होता है। और उसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रल वैल्यू कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से सेंट्रल टेंडेंसी क्या हो गई? सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? एक स्टैटिस्टिकल या सांख्यिकी मान है। सेंट्रल टेंडेंसी इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर दैट डिटरमाइन अ सिंगल वैल्यू। ध्यान दीजिए कि यहां पे किसी एक मान की बात हो रही है। कोई एक ऐसा मान होता है जो कि समूह के सभी प्राप्तांकों को रिप्रेजेंट करता है। दैट डिटरमाइंस अ सिंगल वैल्यू दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिप्रेजेंट्स द इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से किसी समूह का केंद्रीय मान उस समूह का प्रतिनिधि प्राप्तांक होता है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी के मान की बात कर रहे हैं, जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है, जो केंद्रीय मान होता है, वो क्या होता है? उस समूह का प्रतिनिधि प्राप्तांक होता है, या कह सकते हैं कि दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स। अर्थात द सेंट्रल वैल्यू और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिप्रेजेंट्स द इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स। समूह का वह प्राप्तांक जो होता है, जो केंद्रीय मान होता है, वह समूह का प्रतिनिधि प्राप्तांक होता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, जो समूह के अधिकतर प्राप्तांक होते हैं वह इसी अंक के आसपास केंद्रित होते हैं और इसी कारण इसे केंद्रीय प्रवृत्ति का मान कहते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों ने अभी एक उदाहरण भी देखा। उस उदाहरण के द्वारा भी हम लोगों ने देखा कि अधिकतर प्राप्तांक क्या होते हैं? इसी अंक के आसपास केंद्रित होते हैं और इसीलिए इस मान को हम क्या कहते हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के मान। तो प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है, जो सेंट्रल वैल्यू होता है, उसी वैल्यू के आसपास समूह के सभी प्राप्तांक होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति का तात्पर्य बारंबारता वितरण में किसी प्राप्तांक में केंद्र की ओर झुकाव से है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है दैट इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सेंटर, अर्थात वो केंद्र की ओर झुकाव होता है उस मान का। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है या बारंबारता वितरण होता है, प्रिय विद्यार्थियों, उस बारंबारता वितरण में जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है वह क्या होता है? उसका झुकाव केंद्र की ओर होता है, सेंटर की ओर होता है। इसीलिए उसको सेंट्रल मेजर्स भी कहते हैं या केंद्रीय प्रवृत्ति के मान भी कहते हैं। और वह एक ऐसा मान होता है जो पूरे समूह को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पूरे समूह का वह प्रतिनिधित्व कर रहा होता है और समूह के अधिकांश मान उस मान के ऊपर या नीचे, अर्थात उससे कुछ अधिक या उससे कुछ कम या उतना ही होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो इसका अर्थ यह है कि कौन सा प्राप्तांक वितरण के सबसे नजदीक है, उसी प्राप्तांक को हम सभी लोग क्या कहते हैं? उसी प्राप्तांक को हम सभी लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या क्या कहते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, उसी प्राप्तांक को हम सभी लोग केंद्रीय प्रवृत्ति का मान कहते हैं। तो यह कौन सा प्राप्तांक वितरण के सबसे नजदीक है? सबसे नजदीक, अर्थात जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के उस वितरण से जो सबसे नजदीक होता है, उसके केंद्रीय मान से
कौन सा प्राप्तांक वितरण के सबसे नजदीक है, अर्थात वह प्राप्तांक जो वितरण को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या जो सेंट्रल वैल्यू हो, उसी सेंट्रल वैल्यू को हम सभी लोग क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उसी सेंट्रल वैल्यू को हम सभी लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के मान कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग इसकी डिफिनीशन को देखें तो चैपलिन जी का डिफिनीशन है, अकॉर्डिंग टू चैपलिन 1975, चैपलिन ने कहा था कि प्राप्तांकों के प्रातिनिधिक मूल्य को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, चैपलिन जी की जो परिभाषा, उन्होंने कहा कि प्राप्तांकों के प्रातिनिधिक मूल्य को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं, अर्थात जो स्कोर्स हैं, जो प्राप्तांक हैं, उन प्राप्तांकों में वह प्राप्तांक जो कि क्या करे, पूरे समूह का रिप्रेजेंटेशन करे, जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करे, उसी मान को, उसी प्राप्तांक को हम सभी लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान कहते हैं। यदि एक दूसरी परिभाषा देखें प्रिय विद्यार्थियों तो दैट इज अकॉर्डिंग टू रेबर एंड रेबर 2003 के अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति से तात्पर्य प्राप्तांकों के वितरण के प्रतिरूपों अथवा औसत मूल्य से है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो रेबर जी की परिभाषा है, उनके अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति से तात्पर्य प्राप्तांकों के वितरण के प्रतिरूपों के औसत मूल्य से है, प्रतिरूपों से अथवा औसत मूल्य से है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि जितने प्राप्तांक हैं, जितने स्कोर्स हैं, उन सभी प्राप्तांकों का स्कोर्स का क्या निकाल दिया जाए, औसत निकाल दिया जाए, एवरेज निकाल दिया जाए, तो उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान कर रहे हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू रेबर एंड रेबर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यदि हम लोग चैपलिन जी की डिफिनीशन और रेबर जी की डिफिनीशन को ध्यान से देखें तो हम सभी लोग कह सकते हैं कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान होते हैं वे ऐसे मान होते हैं जो समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, समूह का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और वह ऐसा मान होता है जो कि पूरे समूह का एवरेज मान हो सकता है, औसत मान हो सकता है, या पूरे समूह को रिप्रेजेंट करने वाला मान होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का मान। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है वह ऐसा प्राप्तांक होता है जिसके आसपास अधिकतर प्राप्तांक केंद्रित होते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, हमने पहले भी चर्चा किया कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मान के आसपास अर्थात या तो एग्जैक्टली वही मान होगा, या उससे कुछ कम होगा, या कुछ से कुछ अधिक मान जो है समूह के मेंबर्स का होता है, समूह के प्राप्तांक होते हैं। तो जो समूह के प्राप्तांक होते हैं वह जो केंद्रीय मान होता है समूह का, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, उससे थोड़ा सा कम बेसी या ऊपर नीचे होते, अर्थात अधिकतर मान जो है उस केंद्रीय मान के आसपास ही केंद्रित होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, समूह के कुछ प्राप्तांक केंद्रीय प्रवृत्ति के मान से छोटे तथा कुछ प्राप्तांक केंद्रीय प्रवृत्ति के मान से बड़े हो सकते हैं। इसकी हम लोगों ने चर्चा कर ली है कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है इससे कुछ छोटे हो सकते हैं अथवा और कुछ प्रवृत्ति क्या हो सकते हैं, कुछ मान बड़े हो सकते हैं। तो जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उस मान से, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान से जो समूह के अन्य मान होते हैं वे या तो थोड़े से अधिक होते हैं, कुछ अधिक होते हैं, या कुछ कम होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि सभी प्राप्तांकों की प्रवृत्ति केंद्रीय प्रवृत्ति के मान की ओर होती है, इसलिए केंद्रीय प्रवृत्ति के मान को केंद्रीय मान या सेंट्रल वैल्यू भी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस कथन को ध्यान से देखिए, कहा जा रहा है कि समूह के जितने भी मान होते हैं, जितने भी स्कोर्स होते हैं, वे सारे स्कोर्स, उन सभी स्कोर्स की जो ट्रेंड्स होता है, जो प्रवृत्ति होती है, दैट ट्रेंड्स इज टुवार्ड्स द सेंट्रल वैल्यू, उनका जो ट्रेंड्स होता है, जो उनकी प्रवृत्ति होती है, वो क्या होती है, दैट इज टुवार्ड्स द सेंट्रल टेंडेंसी, जो उनकी टेंडेंसी वो क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल या सेंट्रल वैल्यू की तरफ है, केंद्रीय प्रवृत्ति की ओर उनकी प्रवृत्ति होती है। इसलिए ऐसे मान को हम सभी लोग सेंट्रल मान या केंद्रीय मान भी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है या केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है वह एक ऐसा मान होता है जो पूरे समूह को रिप्रेजेंट करता है, पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है, और पूरे समूह के जो मान होते हैं वे मान जो होते हैं उस केंद्रीय मान से, उस केंद्रीय प्रवृत्ति के मान से कुछ अधिक या कुछ कम होते हैं, या उसके बराबर होते हैं, उसी के आसपास सारे मान होते हैं। चलो दोस्तों, इस तरह से जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान है उसका, या केंद्रीय प्रवृत्ति के मान के जो अर्थ है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो अर्थ है, वह लगभग हम लोगों का क्लियर होता है, स्पष्ट होता है।
चलिए दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है प्यारे भाई बहनों कि इंपॉर्टेंस एंड यूज ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान होते हैं, उनका हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं या उसका महत्व क्या क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है उसका, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान पूरे समूह के प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यदि किसी समूह का स्कोर या किसी समूह के बारे में हम सभी लोगों को जानना है, किसी समूह के जो उसका परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के बारे में या किसी समूह की विशेषता के बारे में जानना है हमें, तो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय प्रवृत्ति का जो मान होता है उसको जान करके हम पूरे समूह के बारे में जान सकते हैं। तो इस तरह से जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है पूरे समूह का क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। तो पूरे समूह की यदि विशेषताओं के बारे में हमें जानना है, पूरे समूह के प्राप्तांकों के बारे में जानना है, तो सिर्फ समूह के सभी सदस्यों, सभी मेंबर्स के प्राप्तांक को हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्या, सिर्फ और सिर्फ जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हैं या केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं, सिर्फ उसी में से किसी का मान पता चल जाएगा तो हम उसके आधार पर पूरे समूह के बारे में आकलन कर सकते हैं। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि यह समूह के औसत स्थिति को व्यक्त करता है, अर्थात इससे संपूर्ण समूह की सामूहिक योग्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यही बात पहले में भी हम लोग स्पष्ट किए कि पहले में हम लोगों ने देखा कि जो समूह के प्राप्तांकों का वह रिप्रेजेंटेशन करता है, प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे में भी कहा जा रहा है कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं यह जो है समूह के औसत स्थिति को व्यक्त करते हैं, या जो समूह का एवरेज लेवल होता है उसको व्यक्त करते हैं, अर्थात इससे संपूर्ण समूह के सामूहिक योग्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि किसी समूह की सामूहिक योग्यता के बारे में हमें जानना है तो सिर्फ और सिर्फ उस समूह के जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं उसको जान करके हम उस समूह के बारे में, उस ग्रुप के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है यूज, अगला है इसका इंपॉर्टेंस दैट दो या दो से अधिक समूहों की परस्पर तुलना करने में भी केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों या प्राप्तांकों का उपयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है कि जब हमारे पास दो ग्रुप हो, टू और मोर ग्रुप्स हो, दो या दो से अधिक समूह हो, तो दो या दो से अधिक समूहों की यदि हमें तुलना करना हो प्रिय विद्यार्थियों, तो तुलना करने के लिए हम सभी लोग जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के मान होते हैं इसके आधार पर हम कंपैरिजन कर लेते हैं, इसके आधार पर हम तुलना कर लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से दो या दो से अधिक समूहों के बीच में कंपैरिजन करने में, तुलना करने में जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान होते हैं उनका उपयोग होता है, उनका महत्व है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है दैट इज फोर्थ इंपॉर्टेंस है प्रिय विद्यार्थियों कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मान किसी समूह के सामान्य स्तर की जानकारी प्रदान करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यदि हमें किसी समूह के उसके सामान्य स्तर के बारे में जानना है, सामान्य स्तर की जानकारी प्राप्त करना है, तो हमें क्या प्राप्त करना होगा, उस समूह के केंद्रीय प्रवृत्ति के मान को जानना होगा। और यदि हम उस समूह के केंद्रीय प्रवृत्ति के मान को जान जाएंगे तो उसके आधार पर उस समूह से संबंधित सामान्य स्तर की जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है वह किसी समूह के सामान्य स्तर की जानकारी प्रदान करने में उपयोगी होता है। प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रयोग है इसका कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों या प्राप्तांकों द्वारा समूह में छात्रों की स्थिति की तुलना करने में सहायता मिलती है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया कि दो समूह हो या दो से अधिक समूह हो, दो समूहों में या दो से अधिक समूहों की जब हमें तुलना करनी हो, कंपैरिजन करना हो, तो वहां पर जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान होते हैं उनसे हम उसके आधार पर हम तुलना कर सकते हैं। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों या प्राप्तांकों द्वारा समूह में छात्रों की स्थिति की तुलना में सहायता मिलती है। प्रिय विद्यार्थियों, जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान होते हैं उसके आधार पर हम किसी समूह में जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, उनके प्राप्तांकों के आधार पर हम उनके रिलेटिव पोजीशन को निकाल सकते हैं। उनके जो सापेक्षिक स्तर होते हैं, जो रिलेटिव पोजीशंस होती हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ छात्रों की
छात्रों की जो पोजीशन है, जो स्थिति है, रिलेटिव पोजीशन, उसमें हम लोग तुलना भी केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों की सहायता से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला यूज है इसका कि शोध के क्षेत्र में केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है और कई महत्वपूर्ण सांख्यिकीय विश्लेषण इसके बिना संभव नहीं हो सकते। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च के फील्ड में जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है उसमें मीन मीडियन का बहुत ही अधिक प्रयोग होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान होते हैं इनका रिसर्च के फील्ड में, शोध के फील्ड में बहुत ही अधिक मान होता है। प्रिय विद्यार्थियों, कई महत्वपूर्ण सांख्यिकीय विश्लेषण स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, जैसे टी टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर हो गया, एनोवा हो गया। इस तरह से कई सारे जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं, सांख्यिकीय विश्लेषण है, जहां पर हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों की सहायता के बिना ही, की सहायता के द्वारा ही हम सभी लोग सांख्यिकीय विश्लेषण कर पाते हैं। यदि जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के मान हमें न प्राप्त हो किसी समूह के बारे में, तो हम कई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सांख्यिकीय विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, जैसे टी टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया। इन सब के बारे में यदि हमें यह टी टेस्ट निकालना है किसी समूह का, तो वहां पर हम सभी लोगों को केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों को भी ज्ञात करना पड़ता है। तो इस तरह से जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उनका प्रयोग रिसर्च के फील्ड में, अनुसंधान के फील्ड में बहुत अधिक किया जाता है। प्रिय विद्यार्थी, उसमें से सबसे अधिक आप लोग देखेंगे कि समूहों का एवरेज निकाल दिया जाता है और उसके आधार पर नए नए जो है रिसर्च के जो आउटपुट होते हैं उसको दे दिया जाता है, उसको जो है उसका जनरलाइजेशन कर दिया जाता है। इसके बारे में प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोग जो है डिटेल में जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पढ़िएगा तब आप सभी लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस तरह से अभी हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस और यूज ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों की विशेषताएं क्या क्या है, उनके प्रयोग क्या क्या है, उनके महत्व क्या क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जानते हैं कि जहां पर मेरिट्स होती है वहीं पर डीमेरिट्स भी होती है। तो अभी हम लोगों ने महत्व देखा, तो कुछ कमियों के बारे में भी देख लेते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की कमियां क्या हैं, सीमाएं क्या हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की कमियों की बात करते हैं तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान या प्राप्तांक होते हैं इसके द्वारा व्यक्तिगत विशेषताओं का पता नहीं चलता। प्रिय विद्यार्थियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों के द्वारा जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पर्सनल वैल्यू या इंडिविजुअल जो समूह के जो सदस्य होते हैं उनकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सेंट्रल मेजर से नहीं पता चल पाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों या प्राप्तांकों से जो व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में पता नहीं चलता, बल्कि क्या पता चलता है केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों से, ये केवल समूह की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं और समूह में उसकी सापेक्षिक स्थिति को बताते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं वह समूह के प्रत्येक सदस्यों की व्यक्तिगत विशेषताओं को बताने में अक्षम होता है, उसके बारे में वह जानकारी नहीं दे पाता है। इसी तरह से प्रिय विद्यार्थियों, जब आंकड़ों का वितरण सामान्य न हो और उनके बीच अंतर अत्यधिक हो तो ये मान समूह की विशेषताओं को भी सही या सटीक तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब जो है यदि मान लीजिए कि समूह में जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स या ग्रुप के सदस्यों के जो मान हैं उन मानों में अंतर बहुत अधिक है, तो जब अंतर बहुत अधिक होता है तो वहाँ पे जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आते हैं वो मान जो होता है वो समूह की विशेषताओं को सटीक या सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता। चलिए दोस्तों, एक उदाहरण के द्वारा इसको हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास 5 छात्र हैं प्रिय विद्यार्थियों, और 5 छात्रों के जो प्राप्तांक हैं प्यारे भाई और बहनों वो कुछ इस प्रकार हैं। पहले छात्र का प्राप्तांक है 10, दूसरे का है 15, तीसरे का है 20, चौथे का है प्रिय विद्यार्थियों 50 और पांचवें का है 10। अब इसका यदि हम लोग एवरेज निकालते हैं प्यारे भाई और बहनों, तो एवरेज इसका निकालने के लिए आप इसको काउंट कर लीजिए, हो गया 5 और 1 1 2 2 4 4 1 5 5 5 10, ये 105 आ गया प्रिय विद्यार्थियों। 20 10 30 40 50 और इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 105/5, इसका आ जाएगा 5 2 10 20.5
5। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से इसका एवरेज क्या आ गया, इसका औसत मान आ गया 20.5। 5×10। प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से इसका, प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे 5 नहीं आएगा, क्या आएगा 1 आएगा ना, तो ये क्या हो गया 20.1। अब इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 0 0 और 5 2 जा 10। तो इस तरह से जो 105 आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों, उसमें जो है प्रिय विद्यार्थियों इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसमें क्या होगा, डिवाइड कर दीजिए, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, इसका अंदर 21 आ रहा है। तो 21 जो आया प्रिय विद्यार्थियों, इसका मान जो 21 आ रहा है, अब जो मान 21 आया तो 21 मान को क्या यह पूरे समूह की विशेषताओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से ये देखा जाए तो 21 के आसपास सारे जो है मेंबर्स या सारे सदस्यों के मान नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो 21 से जो है ये 10 बहुत अधिक कम है। यहाँ पर सिर्फ 20 सही है, 15 भी लगभग सही है, यहाँ भी 10 भी बहुत कम है और 50 बहुत अधिक है। तो प्रिय विद्यार्थियों यह जो उदाहरण है, इस उदाहरण में यह देखा जाए तो जो आपका नंबर्स था 10, 15, 20, 50 और 10, ये तो समूह के प्राप्तांक है और इसका जो एवरेज आ रहा है दैट इज 21 आ रहा है, 21 आ रहा है। तो जो 21 है क्या उस समूह के विशेषताओं को व्यक्त कर रहा है? क्या समूह के सभी प्राप्तांक 21 के आसपास हैं? ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है ये जो 20 है ये कुछ इसके आसपास है, हम 15 को भी मान लें, परंतु ये 10 की बात करेंगे जो पहला और पांचवा प्राप्तांक है ये तो बहुत कम है, और ये चौथे प्राप्तांक की बात करें जिसका मान 50 है तो यह बहुत अधिक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल टेंडेंसी या जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान होते हैं, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां समूह में जो समूह के जो सदस्य होते हैं उनके जो मान होते हैं उसमें जो उसका वितरण होता है वो समान नहीं होता है, अर्थात जो प्राप्तांकों के बीच अंतर बहुत अधिक होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है वह समूह की विशेषताओं को सही रूप से या सटीक रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों जब समूह में जो मान हो, जो सदस्यों के मान हो, उनके बीच में अंतर अत्यधिक होता है तो ऐसे कंडीशन में जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है वह फेल हो जाता है। अगला है प्यारे भाई बहनों कि केंद्रीय प्रवृत्ति के अलग अलग मापों से विभिन्न प्रकार के सांख्यिकी विश्लेषण द्वारा प्राप्त मान भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो प्यारे भाई बहनों यह भी एक महत्वपूर्ण जो है इसकी कमी है, वो क्या है कि अभी हम लोग देखेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी विधियां हैं, कितने कितने प्रकार के किस किस प्रकार के केंद्रीय प्रवृत्ति के मान होते हैं। प्यारे भाई बहनों जितने भी विधियां हैं अधिकांशतः कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अलग अलग मापों से अलग अलग विधियों से जो मान आते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों जब मीन, मीडियन, मोड इन सभी द्वारा जो है किसी समूह का मान अलग अलग आ रहा है और ये सारे क्या हैं, ये केंद्रीय प्रवृत्ति के मान है ये सभी, तो जब मान अलग अलग आ रहा है तो ये अपने आप में ये कमी है क्योंकि सभी क्या है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ही हैं। तो इसके आधार पर जब अलग अलग विधियों के द्वारा उसी समूह का केंद्रीय प्रवृत्ति का मान अलग अलग आ रहा है तो यह भी क्या है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की एक कमी है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज की कमी है। प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे विद्यार्थियों ये कमियां तो है, परंतु यदि मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्मल हो, एनपीसी के अकॉर्डिंग हो, जो समूह के प्राप्तांक हैं उनमें बहुत अधिक अंतर ना हो, तो ऐसे कंडीशन में जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के मान बहुत ही अधिक उपयोगी होते हैं। तो फिर विद्यार्थियों ये तो थी कुछ प्रमुख कमियां। अब इन प्रमुख कमियों के बाद हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की प्रमुख विधियां क्या हैं, या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं उसके प्रकार क्या क्या हैं। प्रिय विद्यार्थियों तो इसके बारे में आप सभी लोग जान रहे हैं। जो 3 इंपॉर्टेंट जो है जिनका हमें अध्ययन करना है केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 प्रमुख मापों का, वो पहला है प्रिय विद्यार्थियों केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मान हैं उनके ज्ञात करने की अनेक विधियां हैं और प्रत्येक विधि अपनी तरह से केंद्रीय प्रवृत्ति के मान को परिभाषित करती है और उसकी गणना करती है। प्रिय विद्यार्थियों तो हमने बात किया कि जो प्रमुख रूप से हमारे जो सिलेबस में हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान जो है मुख्य रूप से
तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार की विधियां हैं या तीन प्रकार के केंद्रीय प्रवृत्ति के मान होते हैं जिनका हमें अध्ययन भी करना है। तो प्रिय विद्यार्थी, उसमें जो सबसे पहला है दैट इज द मोड, या जिसको हम लोग बहुलांक कहते हैं। तो पहला विधि है या पहला प्रकार है केंद्रीय प्रवृत्ति के मान का, वो है मोड या बहुलांक। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा है मीडियन या जिसको हम लोग मध्यांक कहते हैं, और तीसरा है मीन या मध्यमान। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, ये जो मान है मोड, मीडियन और मीन, जिसको हम लोग बहुलांक, मध्यांक या मध्यमान कहते हैं, ये आपके सिलेबस में, इसको हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। प्रिय विद्यार्थियों, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए और थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए तो जो एक केंद्रीय प्रवृत्ति के मान होते हैं यह 5 प्रकार के हो सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, द फॉलोइंग आर द 5 मेजर्स ऑफ एवरेज और सेंट्रल टेंडेंसी दैट आर इन कॉमन यूज। जो कॉमन यूज में या गणितीय दृष्टि से देखते हैं हम लोग, तो ये 5 प्रकार के हो सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक एवरेज और अरिथमेटिक मीन और सिंपल मीन। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहला क्या है, हम लोग जिसको मीन कह रहे थे, तो क्या है, अरिथमेटिक एवरेज या अरिथमेटिक मीन है, जहां पर हम लोग औसत निकालते हैं, वो क्या है, साधारण मीन है या एवरेज मीन है, या अरिथमेटिक उसको मीन हम लोग कहते हैं, या अरिथमेटिक एवरेज कहते हैं। दूसरा है प्रिय विद्यार्थियों, जिसकी हम लोग पहले भी चर्चा की, दैट इज द मीडियन या जिसको हम लोग मध्यांक कहते हैं। तीसरा है प्यारे भाई और बहनों मोड, या जिसको हम लोग बहुलांक कहते हैं। तो इस मीन, मीडियन और मोड के बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। अगला है दैट इज ज्योमेट्रिक मीन, ज्यामिति, इसको हम लोग ज्यामिति मध्यमान कहते हैं या ज्योमेट्रिकल मीन कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों। और पांचवा है दैट इज हार्मोनिक मीन। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, जो ये ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है, इसके बारे में हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन मीन, मीडियन और मोड को हम सभी लोगों को डिटेल में पढ़ना है। प्रिय विद्यार्थियों, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन एंड हार्मोनिक मीन्स आर यूजुअली कॉल्ड मैथमेटिकल एवरेजेस। प्रिय विद्यार्थियों, जो अरिथमेटिक मीन है या जिसको हम लोग सामान्यतः मीन या मध्यमान कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है, प्रिय विद्यार्थी यह क्या है, दे आर मैथमेटिकल एवरेजेज, अर्थात इन तीनों में औसत निकाला जाता है। औसत निकालने का कार्य अरिथमेटिक मीन में भी, ज्योमेट्रिक मीन में भी, हार्मोनिक मीन्स में भी किया जाता है। बस तीनों की विधियां थोड़ी बहुत अलग हैं एक दूसरे से। और प्रिय विद्यार्थियों, जो बाकी का दो है that is median and mode, the median and mode are the positional averages। तो प्रिय विद्यार्थियों, मोड और मीडियन क्या है, पोजिशनल एवरेजेज है, जहां पर क्या है, उनका जो है पोजीशन या उनकी जो स्थिति निकाली जाती है, उनका औसत स्थिति क्या, यह देखा जाता है। जबकि जो अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है या हार्मोनिक मीन से, इस पे जो मैथमेटिकल एवरेजेज या गणितीय औसत जो होता है, इसको देखा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की कक्षा में देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के मान का अर्थ क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान किसे कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो है उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी अच्छाइयाँ क्या, उसके महत्व क्या है या उसके उपयोग क्या है। और उसके बाद हम लोगों ने यह भी देखा कि जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उनकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी कमियां क्या क्या हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसके प्रमुख प्रकार या प्रमुख विधियां क्या हैं। तो उसमें हम लोगों ने मोड, मीडियन और मीन के बारे में देखा। और फिर हम लोगों ने थोड़ा सा गणितीय दृष्टि से देखा, तो 5 प्रकार के हमें सेंट्रल मेजर्स मिले। वो कौन कौन से थे प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें हम लोगों ने देखा अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन्स, ये 3 प्रकार के मीन्स के बारे में देखा। और फिर मीडियन और मोड। तो इस तरह से 5 प्रकार के मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है या 5 जो है सेंट्रल टेंडेंसी के मान है, जिसका जो है कॉमनली प्रयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों के सिलेबस में मीन, मीडियन और मोड है, इसके बारे में हम सभी लोग डिटेल में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्यारे विद्यार्थियों, प्रिय भाई और बहनों, प्रिय साथियों, इस वीडियो को आप लाइक करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ इस वीडियो पे आप कमेंट करिए। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है,
कोई प्रश्न है, कोई समस्या है तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उनका बहुत बहुत स्वागत है। आपके बहुमूल्य सुझावों का अनुपालन किया जाएगा। बहुमूल्य जो वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख पाएँ, प्ले लिस्ट में जा करके अपनी आवश्यकता के अनुसार वीडियोज़ को देख सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ यदि बेल का आइकन रेड है तो उसको प्रेस कर दीजिए। उसको प्रेस करने के बाद ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शन में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। इससे जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे आपके कोर्स से रिलेटेड उसकी सूचना, उसके इन्फॉर्मेशन, उसके नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।